नमस्कार, बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। दिल्ली के लाल किले पर हुए धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। जांच एनआईए को सौंप दी गई है। बताया जा रहा है कि ब्लास्ट को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने एक हाई लेवल बैठक की है। बताया जा रहा है कि वहीं धमाके में मरने वालों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है और इनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। 20 घायलों का इलाज चल रहा है। 2 शवों की पहचान हो गई है, बाकी की पहचान डीएनए टेस्ट से होगी। ये धमाका सोमवार को शाम 6:52 पर दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुआ। चलती कार में हुए जोरदार धमाके में जिस सफेद i20 कार का इस्तेमाल हुआ उसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। सीसीटीवी फुटेज में मेट्रो स्टेशन की पार्किंग से निकल रही कार में काला मास्क पहने एक शख्स बैठा दिखाई दे रहा है, जिसका नाम डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी बताया जा रहा है, जो कि पुलवामा का रहने वाला है। पुलिस अधिकारी की माने तो उमर ने विस्फोटकों के साथ खुद को उड़ा लिया। उधर जम्मू कश्मीर पुलिस ने डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी के भाई और मां को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि उमर का डीएनए भाई और मां के डीएनए से मिलाया किया गया जाएगा और अब इस मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुलवामा से एक और डॉक्टर को हिरासत में लिया है, जिसका नाम डॉक्टर सज्जाद बताया जा रहा है, जिसे उमर का दोस्त बताया जा रहा है। पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला है कि विस्फोट में अमोनिया नाइट्रेट फ्यूल और डेटोनेटर का इस्तेमाल किया गया है। जांच में यह भी सामने आया है कि जिस हुंडई i20 कार पे ब्लास्ट हुआ वह घटना से पहले करीब 3 घंटे तक सुनहरी मस्जिद के पास पार्क थी और धमाके के बाद जांच में जुटी पुलिस स्पेशल सेल के हाथों कुछ ऐसे अहम सुराग लगे हैं जिससे अपराध का शक पैदा हो रहा था और फिदायीन आतंकी हमला हो सकता है। और दिल्ली के लाल किले में यह धमाका हुआ। मध्य प्रदेश में सुरक्षा बल को अलर्ट कर दिया गया है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर समेत कई शहरों में पुलिस विशेष चेकिंग अभियान चला रही है। सभी बड़े रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। डॉग स्क्वाड की मदद से यात्रियों के सामने की जांच की जा रही है और डीजीपी कैलाश मकवाना ने सभी एसपी और आईजी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की और सघन सुरक्षा व्यवस्था सख्त करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों मध्य प्रदेश से भी 2 कथित आतंकी गिरफ्तार हुए थे, जिसके पास से अब मध्य प्रदेश में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी। चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले भोपाल पुलिस कमिश्नर का अलर्ट को लेकर क्या कुछ कहना है आपको सुनवाते हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद मध्य प्रदेश पुलिस भी अब सख्ती में आ गई है। मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना ने कल पुलिस अधिकारियों के साथ चर्चा करी थी। उसके बाद बताया कि पुलिस वालों को हर जगह तैनाती करनी है और उसके बाद हमारे साथ जुड़े हैं भोपाल के पुलिस कमिश्नर हरिनारायण मिश्र जी। उनसे बात करते हैं। सर, काफी जो घटना हुई है सर, इसको लेकर आप यहाँ पुलिस सामान्य रूप से संबंधी मानकों को लेकर के पहले से सतर्क रहती है, बेहतर ढंग से लगातार कार्रवाई करती है और जब भी किसी तरह की कोई घटना की संवेदनशीलता बढ़ती है उसके मद्देनजर पुलिस भी अपने को बेहतर ढंग से नियोजित करके कार्रवाई सुनिश्चित करती है। उस कड़ी में पुलिस की विजिबिलिटी बढ़ाई गई है और पुलिस को ज्यादा सतर्क किया गया है। सर, कितने संवेदनशील पॉइंट बनाए गए हैं और कितने पुलिस वो इलाके जो दूसरे शहरों से जोड़ते हैं आने जाने वाले लोगों के साथ साथ जो सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील केंद्र हैं शहर में, वहां पर पुलिस की विजिबिलिटी को बेहतर किया गया है। सर, मुख्यमंत्री ने भी कोई बैठक करी है अधिकारियों के? इसमें बैठक देकर के लोगों को ज्यादा सजगता से, सतर्कता से कार्रवाई करने की, अपनी विजिबिलिटी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही साथ सोशल मीडिया या किसी अन्य माध्यम से अगर अफवाह फैलती है तो उस पर सतर्क निगाह बनाए रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी अधिकारियों की जो हुई है उसको लेकर सख्ती बनी रहेगी और पुलिस अधिकारी जांच करते रहेंगे। उसके लेकर कैमरामैन संजय नामदेव के साथ नितेश शुक्ला, इंडिया न्यूज, भोपाल। दिल्ली में ब्लास्ट, हरियाणा से जुड़े तार। लाल किले पर हुए ब्लास्ट के पास बताया जा रहा है शाम 6:52 पर लाल किले इलाके में ये ब्लास्ट हुआ था। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास चलती कार में ये जोरदार धमाका हुआ था। 12 मृतकों में 2 महिलाएं भी शामिल बताई जा रही हैं। अब तमाम एंगल से जांच की जा रही है। 20 घायलों का चल रहा है इलाज और बताया जा रहा है कि 2 शवों की हुई पहचान।
तो ब्लास्ट में i20 कार का हुआ इस्तेमाल। ये बड़ी जानकारी। कार में मास्क पहनना व्यक्ति डॉक्टर उमर नबी एक दिखाई दिया है। बताया जा रहा है कि उमर नबी पुलवामा का रहने वाला बताया जा रहा है। उमर ने विस्फोटकों के साथ खुद को उड़ा लिया है। अब क्या ये फिदाइन हमला था? अब देखिए कई तरीके से एंगल पर जांच होगा। अभी हमारा कुछ कह देना सीधे तौर पर साफ नहीं होगा, लेकिन जांच एजेंसियां जब तक खुद नहीं कुछ कहेंगी। चलिए अब हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे। सबसे पहले उनका परिचय करवाएंगे और चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये हमला जो है उसको लेकर हमारे एक्सपर्ट्स गेस्ट क्या समझते हैं, क्यों इस तरीके के हमला हुए हैं, क्या इससे पहले भी जो हमले हुए थे उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ अजय धौले जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र यादव जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत है। टीपी त्यागी साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत टीपी त्यागी साहब मैं आपसे ही करना चाहता हूं। देखिए जिस तरीके से दिल्ली में ये 14 साल बाद घटना घटित हुई है, इससे पहले फरीदाबाद से आतंकी को गिरफ्तार किया, जिसके आतंकी तार है, जम्मू कश्मीर से गिरफ्तारी हुई, फिर इसके बाद दिल्ली में ब्लास्ट हो जाता है। फिर क्या इसको मान के चला जाए, इसको आतंकी घटना कहा जाए या ब्लास्ट कहा जाए, क्या कहा जाए, किस तरीके से आप देख रहे हैं इसको? देखिए, पहली बात तो ये है कि दिल्ली में ये पहला बॉम्ब ब्लास्ट नहीं है। जी जी। इस सदी के पहले 25 सालों में 16 ऐसे बॉम्ब ब्लास्ट हो चुके हैं। बड़े बड़े बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं। सरोजनी नगर में हुए हैं, सदर में हुए हैं, करोल बाग में हुए हैं, पहाड़गंज में हुए हैं। पहाड़गंज में तो जो हमला हुआ था उसमें 70 लोग मारे गए थे और अब ये 17वां हमला है। लेकिन वर्तमान सरकार को इस बारे में कहना पड़ेगा कि ये सब हमले 2014 से पहले हो गए। ये वर्तमान जो डिस्पेंसेशन है उसके कार्यकाल में ये पहला हमला है। और इस हमले में एक नई चीज निकल के आई है। जैसे हम लोग बोला करते थे जमीन जिहाद, लव जिहाद, अब ये मुझे ऐसा लगता है जैसे ये डॉक्टर जिहाद, यानी कि अभी तक साधारणतया कम पढ़े लिखे आदमी को, धर्म में अंधे आदमी को, कट्टर आदमी को, दूसरों को काफिर समझने वाला और उनके सामान को माले गनीमत समझने वाले आदमी को हम आतंकी मानते थे। लेकिन अब इस हमले के अंदर तो डॉक्टर्स आतंकी निकले हैं, और डॉक्टर एक दो नहीं साहब। डॉक्टर आदिल है, डॉक्टर उमर नबी है, वही जिसका आप जिक्र कर रहे थे, डॉक्टर शाहीन है, ये एक लेडी है लखनऊ की, डॉक्टर मुजामिल है, डॉक्टर सज्जाद मल्ला है, डॉक्टर सैयाद है, यानी कि डॉक्टर एंड स्पेनिंग फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू हरियाणा टू उत्तर प्रदेश टू गुजरात। और उससे पहले इनके पास से जो जखीरा बरामद हुआ, सारी दुनिया जानती है, करीब 3000 केजी से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट, यानी कि 3 टन। अब आप कल्पना कीजिए कि एक छोटा सा 1 औंस का पर्सनल माइन आदमी के पैर को उड़ा देता है। ये 3 टन जो बारूद था, ये कितना नुकसान पहुंचा सकता था। अब इसके बाद में जब उस कार को ट्रैक किया गया, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, पार्किंग प्लेस से लेके और ट्रैफिक लाइट तक जहां उसमें धमाका हुआ जी, तो उसमें ये आया कि उसके ड्राइविंग सीट के ऊपर एक ही व्यक्ति बैठा हुआ था और उस व्यक्ति का फोटो भी अब सामने आ गया है। और वो व्यक्ति डॉक्टर उमर नबी था। और वो डॉक्टर उमर नबी ने जब अपने आप को उड़ा लिया, वरना तो कोई चांस नहीं बनता, तो चांसेस और जो घड़ी की सुई है और जो आशंका है वो यही होती है कि ये एक आतंकी हमला था। और इसका आभास आपको तब भी होता है जब अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, यानी कि यूपा के अंतर्गत FIR दर्ज की गई है, किसी और उसमें नहीं दर्ज की गई। ये सब तो करीब करीब समझ में आता है और आगे क्लियर हो जाएगा कि दिस इज ए टेरर अटैक। लेकिन मैं यहाँ पे 2 पॉइंट ब्रिंग आउट करना चाहता हूँ दर्शकों के लिए। पहला तो ये कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी कितनी तैयार हो गई। उन्होंने गुजरात में, इधर हरियाणा में, जम्मू एंड कश्मीर में ताबड़तोड़ सर्च शुरू कर दी, ढूंढ लिया, पता लगा लिया। मगर कब? जब इंसिडेंट हो गई,
ये काम तो उन्हें इंसिडेंट होने से पहले ठीक है। करना चाहिए। जी 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 जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। जितेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे, जैसा कि अभी टीपी त्यागी साहब बताए हैं, कई उन्होंने चीजें बताई, लेकिन बात मैं समझना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है केंद्र में, ये पहली बार इस तरीके से घटना घटित हुई है। 2011 में इस तरीके से घटना घटित हुई थी। 14 साल बाद दिल्ली में इस तरीके से ब्लास्ट देखने को मिला है। हाई कोर्ट में 2000 हुआ था 14 साल पहले, हाई कोर्ट के बाहर, फिर इसके बाद अब ये घटना घटित हुई है। किस तरीके से आप देखते हैं इसको? आतंकी हमला मान रहे हैं जैसा कि अभी टीपी त्यागी साहब कह रहे हैं, या कुछ अलग एंगल आपको समझ में आ रहा है? जी बिल्कुल, टीपी त्यागी साहब ने बहुत अच्छे से जो है सारी चीजों को रेस किया और बताया दर्शकों को। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे आपने कहा कि ये हमला जो है 14 वर्षों बाद हुआ है, ये पहला हमला है। हम इसको पहला हमला नहीं माने, हम ये माने कि हमारी जो है जांच एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां जो है 2-3 दिन से इस मामले को लेकर जो इनका लीड्स थी, कार्रवाइयां कर रही थी, लेकिन जो है इस मामले में प्रिवेंटिव एक्शन क्यों नहीं हुआ, हमला क्यों रोका नहीं जा सका, ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरी बात यह है कि जो इसमें अब तक जो आइडेंटिफाई हुए हैं डॉक्टर नबी, वो सीधे सीधे जो है पहलगांव आपकी जगह पहलगांव से जो है बताए जा रहे हैं। ये इससे पहले भी जब आतंकी हमला पहलगांव में हुआ था, उसके पहले उरी में हुआ है। और एक बड़ी विफलता हमारी ये रही कि हमने अब तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हम किसी भी इस घटना में शरीक लोगों को, जिन लोगों की भूमिका थी, और ना ही उनको जो है हम किसी प्रकार से प्रोसिक्यूशन कर पाए उनके खिलाफ, ना ही जो है हम इंटरनेशनल फोरम पे जो है उनको जो है ये इनके मंसूबे क्या थे, क्यों, किसके पीछे कौन है, आखिर इतना हथियारों का जखीरा उनके पास कहां से आ गया, ये तमाम सवाल जो है हम देख रहे हैं। एक पैटर्न है पिछले कई सालों से। 2012 अजमल कसाव के बाद से हमने अब तक जो है जांच एजेंसी को प्रिवेंटिव और आफ्टर जो इंसिडेंट पोस्ट जो कार्रवाइयां होती है उसमें बहुत सजग रूप से कार्रवाई करते हुए नहीं देखा है। निश्चित तौर पर यह इंटेलिजेंस फेलियर कहा जा सकता है और है ही। और एक सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अब जब हमले को जो है लगभग 24 घंटे से अधिक का समय हो गया है, हम ये तक डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि यह आतंकी हमला है या जो है कोई आंतरिक समस्या है, या हम इसको किस तरह से देखें। किसी भी जो है पेशेवर जिम्मेदार सरकारी एजेंसियों ने, भारत सरकार के नुमाइंदों ने इस बात को ठीक है अजय जी, ठीक है अजय जी, अब देखिए जिस तरीके से दिल्ली में ये घटना घटित हुई, मध्य प्रदेश में भी अलर्ट है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट जारी किया गया है प्रदेश में। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये घटना आपकी सरकार भी, केंद्र सरकार क्योंकि दिल्ली में है, और जैसा कि आप लोग डबल इंजन की सरकार कहते हैं, यहां भी डबल इंजन की ही सरकार है, तो किस तरीके से आप देखते हैं, कमी कहां आपको नजर आई, कहां पर होमवर्क करने की जरूरत आपको महसूस हो रही है अजय जी? जी, मूल रूप से जिस प्रकार से कर्नल तेजेंद्र त्यागी जी ने और जितेंद्र यादव जी ने जिस प्रकार से इस पूरे विषय को रखा, उसके दूसरे पक्ष को मैं रखना चाहता हूं कि हमारी जो देश की जांच एजेंसियां हैं, उसके हम कहेंगे कि उसकी जागरूकता को, उसकी सटीकता को भी हम लोगों को सराहने की आवश्यकता है। पहला मैं एक आपको चेन ऑफ इवेंट बताता हूँ। 9 अक्टूबर को जालंधर में ISI समर्थित BKI IID की साजिश को नाकाम किया गया। 13 अक्टूबर को जैसे मोहम्मद कट्टरपंथ के जो एक फाइनेंशियल सपोर्ट था, उसको ट्रेस डाउन किया गया। 15 अक्टूबर को पंजाब में ड्रोन हथियारों का एक जखीरे के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया गया। 24 अक्टूबर को दिल्ली में ISIS से प्रेरित एक ऑनलाइन मॉड्यूल को ट्रैक किया गया। फिर उसके बाद 28 अक्टूबर पुणे में एक्यूज का एक टेक्निकल मॉड्यूल जो था उसको ट्रेस किया हमारी जांच एजेंसी। 7 नवंबर को राजस्थान में TTP से जुड़ा एक प्रचारक गिरफ्तार किया गया। 7 नवंबर को गुजरात ATS ने एक महिला समेत 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया। 9 नवंबर को ISIS के मॉड्यूल को भी ट्रेस डाउन किया। तो कहीं ना कहीं हमारी जांच एजेंसियां एक विस्तृत दिशा में कहीं ना कहीं ट्रेस डाउन करने की ओर अग्रसर थी। लेकिन आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये ट्रिगर आउट हो सकता है। मतलब जिस प्रकार से आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कल उनका जो संबोधन आया था उसमें उन्होंने कहा था कि हम सारी पॉसिबिलिटीज के ऊपर जांच करेंगे, किसी भी पॉसिबिलिटीज को हम रूल आउट नहीं कर रहे। लेकिन गृह मंत्रालय का जब एक विस्तृत पूरे विषय को लेके स्टेटमेंट आएगा, पूरे विषय को लेके उनका बयान आएगा, तो हमारी जांच एजेंसी की दिशा क्या थी, क्यों ये पूरा विषय ट्रिगर आउट हुआ, या ये घटना किस संबंध से है। लेकिन आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी जब भूटान की धरती पे थे, उन्होंने भी बहुत स्पष्टता के साथ में कहा कि कल वो रात भर जांच एजेंसी के साथ में, आदरणीय गृह मंत्री जी के साथ में संवाद में थे। हमारी जांच एजेंसी ने जिस सटीकता से विगत हम 2014 के बाद से 24 या 25 तक की बात कर ली कि
4 से लेके 24 तक के मैं आंकड़े आपको बताऊं कि 45 ऐसे बड़े इंसिडेंट हुए थे, टेरर एक्टिविटीज हुई थी, जिसमें 1100 से अधिक कैजुअलिटीज हुए। लेकिन विगत 11 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इस देश को एक सशक्त और ऐसा नेतृत्व है जिसने हमारी सुरक्षा बलों का, हमारी जांच एजेंसियों का मनोबल बढ़ाया है, उनको टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस किया है कि हम घटनाओं के पहले ही उसका अनुमान लगाने की लगभग क्षमता प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज रहती है, लैप्सेस होते हैं, उन लैप्सेस का ये जो जिन लोगों ने इसका लाभ लिया है, क्योंकि अभी भी इस घटना के ऊपर जो विस्तृत बयान आना है वो हमारा होम मिनिस्ट्री का बयान आना है, आज आदरणीय राजनाथ सिंह जी का भी बयान आया था कि ये सारी पॉसिबिलिटीज को हम चेक कर रहे हैं, लेकिन दोषी जो भी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ प्रत्येक नागरिक की जान की रक्षा करना सरकार का एक प्रथम दायित्व है, जिसको हमारी सरकार निभाती है। दूसरा था कि जिस प्रकार से त्यागी साहब और जितेंद्र यादव जी कहते हैं, मैं भी एक विजिलेंट सिटीजन होने के नाते मेरी सरकार से अपेक्षा रहती है कि सरकार हमारे देश के अंदर या देश के बाहर की जो ऐसी ताकतें हैं जो अस्थिरता लानी चाहती ठीक है, जो अपनी मोडस ऑपरेंडी ठीक है अजय जी, आपकी बात आ गई। ठीक है टीपी त्यागी साहब, देखिए अब कोई पीठ थपथपाए कि हमारी सरकार में कम घटना हुई है, वो अलग का एक राजनीतिक परिदृश्य हो सकता है, लेकिन सवाल ये कि अब सोचिए लाल किला मंडे को बंद रहता है, अगर लाल किला जब खुला होता तो क्या होता, कितनी संख्या में लोग वहां जाते हैं लोग देखने, और बहुत सारी चीजें बंद थे, लोगों को ये पता नहीं होता कि हम चल रहे हैं, ये भीड़ भाड़ वाले जगह पे जा रहे हैं कि कब अब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। सीधे तौर पर मेट्रोपॉलिटन सिटी हमेशा इस तरीके से निशाने पर रहते हैं, तो कैसे लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, कैसे जाने कि हम जहां जा रहे हैं हम सुरक्षित हैं, वी आर सेफ। पता चला कि कहीं कुछ भी ब्लास्ट हो गया, बच्चों को लेकर लोग जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे घूमते रहते हैं, बड़े बुजुर्ग सभी घूमते रहते हैं, कैसे हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करें? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम ये नहीं कह सकते कि ये केवल जिम्मेदारी सरकार की है या केवल जिम्मेदारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की है, पुलिस की है, ऐसा हम नहीं कह सकते। इसमें हम भी बराबर के शरीक हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर एक सेक्शन 51A है जिसके अंदर हमारे 11 कर्तव्य बताए गए हैं। उन 11 कर्तव्यों में से हिंदुस्तान के प्रत्येक सिटीजन का एक कर्तव्य यह भी है, और उस कर्तव्य के अंदर ये शामिल है कि सरकारी संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, और किसी किस्म की ऐसी एक्टिविटी के बारे में हमें जागरूक होकर लोगों को बताना चाहिए, पुलिस को बताना चाहिए। तो कम से कम आज के बाद में आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अब इस जिम्मेदारी को केवल उन पर ना डालें। लेकिन अब इसके साथ 2 सवाल भी हैं। पहले तो अजय जी से मैं कहना चाहूंगा, अजय जी मुझे एक बात बताइए, हमारे पास में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ है, इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, हमारे पास में नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO है, NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, हमारे पास में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, जॉइंट साइफर ब्यूरो है, ऑल इंडिया रेडियो मॉनिटरिंग सर्विस है, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी है, सेंट्रल मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, और ये लिस्ट अभी और लंबी है। कहने का मतलब ये कि हमारे पास विभिन्न तरह की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, और ये एजेंसीज ये दावा करती हैं कि हम तो ये भी पता लगा लेते हैं कि दुश्मन के दिमाग में क्या चल रहा है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये एजेंसीज इस चीज में जो अब काम कर रही हैं, इस इंसिडेंट के होने से पहले क्यों काम नहीं कर पाई, और दूसरा आपने इनको एक कमांड में क्यों नहीं रखा? क्या आप नहीं जानते कि जो एक बेसिक प्रिंसिपल है कि ऑपरेशन छोटी हो या बड़ी हो, कमांडर एक होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, मैं एक फौजी ऑफिसर हूँ, एक इन्फेंट्री बटालियन में 4 फील्ड कंपनी होती हैं, उनमें तालमेल करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ बड़ी प्रॉब्लम है, इंटेलिजेंस एजेंसी 1 दर्जन है, लेकिन वो अपने अपने अलग अलग इनपुट देती हैं। जब तक उनको सिंथेसाइज करते हैं, सिनर्जाइज करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, तब तक टाइम बीत चुका होता है और आतंकी अपना काम कर चुके होते हैं। चलिए ठीक है, इसका जवाब ले लेता हूं। अजय जी, देखिए टीपी त्यागी साहब ने एक सवाल पूछा है, 2-3 सवाल, उसको फटाक से कम शब्दों में जवाब दे दीजिए, फिर इसके बाद जितेंद्र यादव जी के पास में जाऊंगा। देखिए सौरभ जी, टीपी त्यागी साहब हमारे देश के सेना के एक जिम्मेदार अधिकारी रहे। निश्चित रूप से उनकी देश की सरकारों से कुछ अपेक्षाएं रहेगी और सुझाव भी रहेंगे, तो निश्चित रूप से सरकार
समयकाल परिस्थिति अनुसार इन सुझावों पे काम भी करेंगी। लेकिन आज जब हमारे सामने जो यक्ष प्रश्न है कि क्या हमारी सरकार जिम्मेदारी लेकर इन सारे जो दुर्दांत, चाहे जो भी लोग रहे टेरर एक्टिविटीज के पीछे रहे या जो अभी वर्तमान में दिल्ली ब्लास्ट हुआ, इसके पीछे के जो लक्ष्य होंगे या जो जिम्मेदार होंगे, दोषी होंगे, उनके लिए प्रतिबद्धता के साथ में, बोनाफाइड इंटेंशन के साथ में कार्रवाई करने के लिए तैयार है। तो निश्चित रूप से ये हमारी सरकार का इंटेंशन है और हम सारे उन प्लेटफॉर्म पे हमने अपनी बात रखी है कि टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता। टेररिज्म के हमारे यहाँ जीरो टॉलरेंस की नीति है, लेटर एंड स्पिरिट में उस नीति को हम अपनाएंगे। जो कुछ कहीं ना कहीं सिंक्रोनाइजेशन की बात आती है कि जांच एजेंसियां किस प्रकार से काम करे, तो ये बहुत सारे मैकेनिजिकल जो एरर थी, चाहे यूएपीए में आपको जानकर हैरानी होगी कि 2019 के पहले तक के जो हमारा यूएपीए, उसमें भी हम ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट मानते थे, लेकिन कहीं ना कहीं अमेंडमेंट के माध्यम से इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट डिक्लेयर करने के लिए, फिर उसके स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट को लेके, ट्रायल को लेके, ऐसे अनेक विषयों के ऊपर हमारी सरकारों ने बहुत प्रतिबद्धता के साथ में काम किया है। अब कहीं ना कहीं इन कामों को दिशा देने के लिए, देखिए बहुत से ऐसे छोटे छोटे राष्ट्र भी हैं जहां पे टेररिज्म के लिए बदला लेने की उनकी नीति होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम हमेशा से हमारी जो सरकारों की नीति और प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के बाद में भी देश का एक मोरल बूस्ट किया है, देश को एक विश्वास दिलाया कि ये सरकार जो है वो सरकार दुबक के बैठने वाली नहीं है। यहां जब जब इसके नागरिकों पे हमला होगा, सरकार विश्वास करती है, सरकार अपने नागरिकों पर विश्वास दिलाती है कि वो बदला लेगी। तो निश्चित रूप से जनता की जो मंशा है, एक विजिलेंट सिटीजन की जो अपेक्षा होती है, उस पर सरकार खरा उतरेगी। आप थोड़ा विश्वास रखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ठीक है जितेंद्र जी, मेरा सवाल ठीक है जितेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे, देखिए टीपी त्यागी साहब से ही मैं जुड़ा हुई सवाल लूंगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इतने सारे इंटेलिजेंस आपके पास है, इतने अत्याधुनिक इक्विपमेंट्स हैं जिसका इस्तेमाल अब आप कर रहे हैं, इससे पहले भी आप कर सकते थे। आप अलर्ट मोड पे रहिए, क्योंकि हमारे यहाँ होता क्या है कि घटना घटने के बाद हाय तौबा मच जाता है। अरे इतना पैसा आप लोग खर्च कर रहे हैं, ऐसे एजेंसियों पर खर्च कर रहे हैं, क्यों उसका इस्तेमाल इससे पहले नहीं होता क्या? घटना घटित होने के बाद ही हम जाग जाते हैं, ऐसा क्यों? जी बिल्कुल, बहुत गंभीर सवाल है और इस तरह की एक्टिविटीज को रोकने के लिए, रोकथाम करने के लिए, जैसा कि बीजेपी प्रवक्ता ने भी कहा कि सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है। ये जीरो टॉलरेंस नीति जो है, ये प्रत्येक नागरिक की जान जो है सलामत रहे, वो जो है फ्रीली जो है घूम सके, सुरक्षित वातावरण महसूस कर सके, सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। और जीरो टॉलरेंस यहाँ भी ये होना चाहिए कि 24 घंटों में हमें ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि इस घटनाक्रम के पीछे किसकी जो है चौकसी कमजोर पड़ी है, क्या जो है वजह रही है जो इसको रोका नहीं जा सका, कौन जिम्मेदार लोग हैं, और बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी हर किसी की होनी चाहिए। जो भी इसमें जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। सरकार के साथ, मोदी जी के साथ, उनके नेतृत्व के साथ में इससे पहले भी जो है देश तमाम तरह से जो है खड़ा रहा है, आस्था रखता है, विश्वास रखता है, और वो ये मानता है कि जो है सरकार उसको सुरक्षित वातावरण देगी। चूक कहाँ हो रही है, उसको जो है ये कोई ऐसा विचार विमर्श का या इतना कोई जो है टेक्निकली ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा की जाने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पे जो स्थानीय इंटेलिजेंस है, और जैसा त्यागी साहब ने कहा कि अब जब आफ्टर थॉट हम जब इंसिडेंट झेल चुके हैं, उसके बाद हम जिस दिशा में इन्वेस्टिगेशन लेकर जा रहे हैं, बारी बारी छन छन के खबरें आ रही हैं, सूत्रों के हवाले खबरें आ रही है, ऑफिशियल जानकारी अब तक जो है इसमें कोई साफ तौर पर नहीं आई है। बिल्कुल। टीपी त्यागी साहब, एक सवाल मैं आपसे, ये डिफेंस से एक्सपर्ट होने के नाते मैं समझना चाहता हूं। देखिए अभी तक तो ये कहा नहीं गया है कि ये आतंकी हमला है, जांच हो रही है, जांच एजेंसियां जांच करती है। अगर मान लीजिए अगर ये आतंकी घटना साबित होता है, क्योंकि अभी सब ये मान के चल रहे हैं, संभावनाओं पे चल रहे हैं, तो क्या समझा जाए? क्योंकि एक तरफ अभी आपने कुछ दिन पहले देखा आतंकी घटना की वजह से भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के छक्के छुड़ा दिया। फिर से क्या ये माना जाए कि स्लीपर सेल्स जो है अभी यहाँ पर घर के अंदर जिंदा है, बाहर तो हम मार के चले आए हैं, यहाँ वालों को कहां से मारे जो अंदर घुस के बैठे हुए हैं? अरे सर, ये तो बहुत ही सही बात आपने कही। हमको चीन और पाकिस्तान से इतना भी डर नहीं है, हम उनको झेल सकते हैं, करारा जवाब दे सकते हैं। हमको जो प्रॉब्लम है वो उस आधे फ्रंट से है जो हिंदुस्तान के अंदर है। अब जो वो हिंदुस्तान के अंदर आधा फ्रंट है वो कैसे काम करता है, वो उसमें स्लीपर सेल है, ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं,
उन ओवरग्राउंड वर्कर्स को, स्लीपर सेल को कंट्रोल करने में हमें इतनी भी दिक्कत नहीं है। सारे थानेदार जानते हैं कौन है वो, सब लोगों को पता है कि कौन है जो आतंकियों का साथ देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उनको पॉलिटिकल पैट्रोनेज मिलता है। अब जो पॉलिटिकल पैट्रोनेज है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये समझने के लिए कि ये कहां से आता है। एक उदाहरण, जम्मू एंड कश्मीर में बैठा हुआ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो 8% की वोट के ऊपर जीतकर आया था, वो ये कहता है कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। वो ये कहता है कि अगर चाइना का रूल हिंदुस्तान में आ जाए तो हमारे लिए अच्छा है। क्या ऐसे एक भी पॉलिटिकल पर्सन को इन्होंने सलाखों के बिल्कुल पीछे डाला टीपी है? त्यागी साहब, आपका ये जो सुझाव है, आपका जो ये सर, मेरी एक्सपर्टीज बात है, सुनिए, जी 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 सर, मेरे पास थोड़ा मेरे वक्त की कमी है, प्लीज जल्दी मेरे को कम एक शब्दों में सेंटेंस कंप्लीट और करिए। बोलने दीजिए। मैं एक सेंटेंस और बोलना चाहता हूँ कि शायद इसी वजह से डिले हो रहा है इसको टेरर एक्टिविटी बताने के लिए, क्योंकि हम ये घोषणा कर चुके हैं जी। कि एवरी एक्ट ऑफ टेरर विल बी टेकन एज ए एक्ट ऑफ वार। जी यानी कि फिर इट इज गोइंग टू बी वेरी सीरियस जी कॉन्सिक्वेंस। जी जी हाँ, शायद इसलिए इसमें थोड़ी देरी हो रही है, पर मेरा कुल मिला के कहना यह है कि इन आतंकियों को जीरो टॉलरेंस का पहला रास्ता ये होगा कि किसी एक ऐसे पॉलिटिकल नेता को आप बंद करें ताकि दूसरों को इबरत हासिल हो। हमारे जो सैनिक है सरहद के ऊपर, वो ज्यादातर हमारे बच्चे ठीक है। हैं और वो हमसे ये पूछते हैं कि साहब उनके पास भी मोबाइल है, वो भी टेलीविजन देखते हैं, वो कहते हैं कि हमें ऐसे ठीक है नेताओं सर। के लिए काटूं। तो समझिए सर इस बात को। एनीवे चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को हमारे साथ बड़ी बहस में चर्चा करने के लिए। देखिए, अब तमाम एंगल्स पर जांच हो रही है। प्रदेश में कई जगह पर अलर्ट है, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, इसके बाद अन्य कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से ये घटना घटित हुई है, इसको लेकर जांच हो रही है। अब ये निकल कर सामने आएगा क्या ये आतंकी हमला है या कुछ और है, फिलहाल अभी साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन जांच जारी है। जांच के बाद ये स्पष्ट होगा कि आखिरकार ये था क्या, लेकिन सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।